हमने समाजवादी पार्टी में भी देखा, समाजवादी पार्टी में भी कैप्चर्ड है। अगर उन्होंने लायक लोगों को पॉपुलर पर्सन थे, उनको अगर उम्मीदवार बनाए होते तो अखिलेश यादव इस समय मुख्यमंत्री होते। नहीं, हमें टिकट उन्होंने नरैनी बांदा की सीट से अलॉट किया, पर यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतों के दबाव में आकर के उन्होंने बी फार्म अथॉरिटी लेटर हमें जारी नहीं किया। जाति से दुखी लोग हैं, जाति से अपमानित लोग हैं, हम क्यों जाति की राजनीति करेंगे। जाति से अपमानित लोगों को हमने गोलबंद किया, ये बात सही है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कही है संविधान में, उसी को सरल भाषा में मानवर कांशीराम जी ने समझाया। बहन मायावती ने उसको पलट दिया और जिसकी थैली भारी उसकी ज्यादा हिस्सेदारी, और उसमें सारा मटिया मेट हो गया है। हमने फुटकर वोटों की, जनता की वोटों की बिकवाली बंद कराई। 23 नवंबर 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संसद के अंदर इस बात को हमें निर्देशित किया कि अगर इस देश की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाना है, अर्थात शोषण विहीन समाज की स्थापना करनी है, तो हमें अपने वर्ग के शीलवान और चरित्रवान नायक तैयार करने होंगे। हमें केवल ज्ञानी आदमी पर्याप्त नहीं है, बल्कि शीलवान ज्ञानी हमारी आवश्यकता है। और जो हमारे अभी तक नेता हैं जो इस समय पिक्चर में दिख रहे हैं, वो सीबीआई और ईडी के चंगुल में फंसने के कारण, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लपेटे में हैं, भ्रष्टाचार के घेरे में हैं, और इस कारण से वो डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं और बोल नहीं रहे हैं, ज्वलंत मुद्दों पर बोल नहीं रहे हैं। पूरा समाज लूट रहा है। ईबीएस में लूट लिया गया, ईडब्ल्यूएस में आरक्षण, जाति जनगणना होना जरूरी है, पर जाति आधारित जनगणना नहीं हो पा रही है। अभी अग्निपथ योजना के तहत आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को उसमें भेज करके और मिलिटेंट तैयार किए जा रहे हैं। AK-47 उनको दे दी जाएगी। तो ये सारे उस पर भी ये हमारे नेता बोल नहीं रहे हैं। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं चंगुल में फंसे हुए हैं। इसलिए अब आवश्यकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की गाइडलाइन को माना जाए, और अपने वर्ग के नेता होना ही पर्याप्त नहीं है, स्पोक्स पर्सन होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके अपने वर्ग के चरित्रवान, शीलवान और जुझारू नायक तलाशना, फिर उनको डेवलप करना हमारी नितांत आवश्यकता है। सर, आपने अग्निवीरों का जिक्र किया, अब कहा जा रहा है कि उनको जाति सर्टिफिकेट भी चाहिए। हाँ, ये तो बुरा गलत है, और वो पहचान करके निश्चित रूप से जो उच्च वर्ग है इस देश का, उसको ही वो प्रायोरिटी दे करके उसमें भर्ती कर। देखिए, अभी तक जितना रंगरूट था, 15 लाख अप्रॉक्सीमेट रंगरूट है देश में, तीनों सेनाओं मिला करके, तो 13.5 लाख फौजी हमारे वर्ग के हैं, 85% है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी है। केवल 1.5 लाख ही हैं, परंतु इसके ऊपर जाएंगे आप, जितने कर्नल से लेके जनरल तक सब सवर्ण हैं। पर अब ये चूँकि उन्हें अपने मिलिटेंट भी तैयार करने हैं। 2 साल पहले मोहन भागवत ने कहा कि जहाँ पर भारत की सेना 15 दिन में पहुँचेगी, वहाँ मेरा कार्यकर्ता 24 घंटे में पहुँच जाएगा, मेरा सिपाही। ऐसा उन्होंने इस्तेमाल किया। ये इस बात का सूचक है कि उस रोड मैप पे वो काम कर रहे हैं। तो हमें इस बात को पीपुल्स कोर्ट में ले जाना होगा, क्योंकि ये मीडिया और जुडिशरी ये सब कैप्चर्ड हो चुकी है। सीबीआई कहा जाता है कि वो संवैधानिक ऑटोनोमस बॉडी है, कहीं कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, सब पूरी तरीके से कैप्चर्ड हैं, एक व्यक्ति के नियंत्रण में हैं। हाँ, उन्होंने मेहनत किया है, ये हम इसको स्वीकार करेंगे। हिस्सेदारी कौन सी पार्टी में बहुजनों को मिलेगी? समाजवादी में, बसपा में, या फिर बीजेपी में, या कांग्रेस में? नहीं, किसी में ये नहीं मिलने वाली है। हमें मानवर कांशीराम जी ने जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का कॉन्सेप्ट दिया था। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कही है संविधान में, उसी को सरल भाषा में मानवर कांशीराम जी ने समझाया। बहन मायावती ने उसको पलट दिया।
और जिसकी थैली भारी उसकी ज़्यादा हिस्सेदारी, और उसमें सारा मटिया मेट हो गया है। हमने फुटकर वोटों की, जनता की वोटों की बिकवाली बंद कराई। ये बड़ी उपलब्धि अभी थी। कहाँ हिस्सेदारी मिलेगी? और अभी तो आपको नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा। कोई संभावना मुझे नहीं नजर आती है, जो मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन हमने समाजवादी पार्टी में भी देखा, समाजवादी पार्टी में भी कैप्चर्ड है, और उन्होंने लायक लोगों को, पब्लिक पर्सन थे, उनको अगर उम्मीदवार बनाए होते तो अखिलेश यादव इस समय मुख्यमंत्री होते, तेजस्वी यादव भी बिहार की सत्ता में होते। परंतु निश्चित रूप से इनके अंदर जो यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतें घुसपैठ कर गई हैं, और घुसपैठ करके उन्होंने इनके चौका तक में नियंत्रण स्थापित कर लिया। सर, उम्मीदवारों को लेकर बड़े आरोप लग रहे हैं अखिलेश यादव पे। आपने भी कहा कि उम्मीदवारों को, हाँ। ओपी राजभर भी कह रहे हैं कि उम्मीदवार सही खड़े नहीं किए गए थे। जी, ओपी राजभर जी ने क्या कहा मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, पर हमने ये साफ तौर पे देखा कि अखिलेश यादव जी से उम्मीदवारों के सिलेक्शन में कहीं ना कहीं चूक हुई है। सर, उम्मीद कर रही थी जनता की दद्दू प्रसाद जी को भी टिकट मिलेगा, या फिर उन्हें नहीं, हमें टिकट बनाया जाएगा या राज्यसभा भेजा जाएगा? नहीं, हमें टिकट उन्होंने नारायणी बांदा की सीट से अलॉट किया, पर यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतों के दबाव में आकर के उन्होंने बी फार्म अथॉरिटी लेटर हमें जारी नहीं किया। अब तो फिर भी हमने उनको सपोर्ट जारी रखा, और हमारी चूकी चाहत थी कि यूपी की सत्ता में भाजपा को आने से रोका जाए। अगला कदम क्या होगा दद्दू प्रसाद? हमें नज़र आता है कि मानवर कांशीराम जी, बाबा साहब अम्बेडकर और फुले साहू पेरियार के जो लोग हैं, उनको पुनः रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, और इस आंदोलन को रिबिल्ड पार्टी बनाने की अभी इस बारे में बहुत स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता। हमें ग्रास रूट पर जाना होगा, और उधर से लीडरशिप लायक पर्सन चूज करने होंगे, उनको डेवलप करना होगा। एक प्रोसेस है, क्योंकि जो मानवर कांशीराम जी ने स्ट्रक्चर तैयार किया था, मुझे साफ दिखाई देता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही विखंडित कर दिया गया। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। आप लोग जाति की राजनीति करते थे, लोग कह रहे हैं ऐसा कि चाहे बिहार में हो लालू यादव हो, या फिर यूपी में मुलायम सिंह मायावती हो, मान्यवर साहब ने भी जाति की बात करी, लेकिन बीजेपी ने जाति की राजनीति खत्म कर धर्म की राजनीति ली। कितने सहमत हैं? हम जाति से दुखी लोग हैं, जाति से अपमानित लोग हैं, हम क्यों जाति की राजनीति करेंगे? जाति से अपमानित लोगों को हमने गोलबंद किया, ये बात सही है, और उसके आधार पर उनको इस बात का मैसेज दिया कि जाति के आधार पर जो अपमानित लोग हैं वो अपने को गोलबंद कर लेते हैं, तो इस देश के शासक बन के भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, अपनी समस्याओं का निदान स्वयं कर सकते हैं। तो अभी जाति की राजनीति चल रही है, इसमें धर्म की राजनीति नहीं, वो शुद्धतम रूप से सवर्ण की राजनीति है, मनुवादियों की राजनीति है।